नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी जो है वो काफी आक्रामक है। वो बयान जो बीजेपी की तरफ से काट छाट कर वायरल किया गया। अब ये विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कल रात गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालयों के बाहर उग्र प्रदर्शन किया और इस दौरान अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर हिंसक हमला किया गया। इस घटना को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। आज इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि पीएम मोदी के भाषण की कल जिस तरह से 2 घंटे 16 मिनट का भाषण पीएम मोदी ने दिया, हालांकि उस भाषण में काम की बातें ना करके इधर उधर भटकाने की कोशिश की उन्होंने ज्यादा, और ये करते हुए वो दिखाई दिए। उनकी इस कोशिश को भी विपक्ष ने एक तरह से नाकाम किया, क्योंकि जितनी देर पीएम मोदी बोलते रहे, विपक्ष के सांसदों ने भी मणिपुर के लिए न्याय की मांग की, नीट पर चर्चा की मांग की, झूठ बोले कौवा काटे के नारे लगाए, प्रधानमंत्री होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे तमाम नारेबाजी की गई और जमकर हंगामा भी देखने को मिला। इस दौरान लगातार जो है वो विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए नजर आए, तो वहीं पर पीएम मोदी अपने कार्यकाल के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ कल क्या कुछ हुआ और आज क्या कुछ हो रहा है संसद में, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। मैं टीम से कहना चाहूंगी कि प्रोफेसर अखिल स्वामी सर को जोड़ दें। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय सर संविधान। आपने जी जय संविधान सर। सर जिस तरह से कल हमने देखा कि पीएम मोदी का भाषण हुआ, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक बहुत ही निंदनीय चीज हुई है। कल कांग्रेस कार्यालय पर हमला हुआ और उसको लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, और राहुल गांधी का भी ट्वीट मैं पढ़ूंगी। और उन्होंने हिंसा की बात की है और जिस तरह से बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की बात करती है, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मेरे जो भाषा थी, मेरे जो शब्द थे, वो बिल्कुल ही सही साबित हुए हैं। तो मैं टीम से कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो दिखाएं। तो ये देखिए, लिखा हुआ है कि गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडिया गुजरात में जीतने वाला है। तो ये ट्वीट है राहुल गांधी का। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह के हमलों पर, और जिस तरह के हमले हो रहे हैं उसको लेकर जो लगातार टिप्पणियां की जा रही है, उस पर सर आपकी राय? देखिए निधि, बिल्कुल सही बात है जो राहुल गांधी ने कहा, आज उसकी पुष्टि हो गई। देखिए, मैं तो हमेशा से कहता आया हूं, हिंदू दो प्रकार के हैं, मुसलमान भी दो प्रकार के हैं, सिख भी दो प्रकार के हैं, क्रिश्चियन भी दो प्रकार के हैं, मानव जाति ही दो प्रकार की है। एक जो असली हैं और एक जो ढोंगी हैं और फर्जी हैं। देखिए, असली हिंदू, असली मुसलमान, असली सिख, असली ईसाई हिंसक नहीं हो सकता। जो नकली है, जो फर्जी है, जिसको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, वो हिंसक हो सकता है। जैसे एक प्रचलित किस्सा है कि एक बार एक व्यक्ति जो है वो मुसलमानों के इलाके में गया, राइट चल रहे थे। वहां पे मुसलमानों ने कहा कि तुम अपना वो मतलब मुसलमानों ने क्या, मतलब भीड़ ने, मुसलमान कहना उचित नहीं, भीड़ ने, कि तुम ऐसा है कुछ ये जो इनके कुरान की दो पंक्तियां सुनाओ। अब इस हिंदू व्यक्ति को इसकी कुरान की दो पंक्तियां तो आती नहीं थी, इसने हनुमान चालीसा सुना दी। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें आती है, तुम जाओ। देखिए, जो असली हिंदू है, जो असली मुसलमान है, जो असली सिख है, वो भाई आप देखिए, सिख धर्म के बारे में सोचिए आप। सिख धर्म जो है, जो बिना धर्म और जाति पूछे लोगों को खाना खिलाता है। हम हिंदू हैं जो कि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम हिंसा में बिलीव ही नहीं कर सकते। ये जो भीड़ है, ये जो उद्दंड भीड़ है, इन्हें अगर रोक के ये पूछा जाए आपके आराध्य गांधी हैं या गोडसे हैं, आपको अंतर पता चल जाएगा। देखिए, जो असली हिंदू हैं, जो असली सनातनी हैं, जो असली वैष्णव हैं या शैव हैं, वो कभी भी हिंसा नहीं कर सकते, हिंसा की बात नहीं कर सकते। तो ये बात राहुल गांधी ने जो कही थी और जो हम लोग कहते आए हैं पिछले दिनों से, इन लोगों ने असल में इतना हिंसक और इतना ज्यादा उन्मादी बना दिया है भीड़ को। आपने देखा हाथरस के अंदर जो घटना हुई है, वो अब जरा निधि थोड़ी शांति सोचिएगा वो क्या हुआ होगा, जो इन लोगों ने 10 साल से रीत बना दी है। मान लीजिए मेरे शहर में कोई इस प्रकार का ढोंगी बाबा आए
और मोहल्ले वाले आए कि स्वामी साहब आपको चलना है, और मैं कहूं यार वो ढोंगी आदमी है, पुलिस की नौकरी करता था, उसमें क्रिमिनल केसेस हैं, और वो आदमी जो है अपने से दूध से नहा के उस दूध की खीर अपने भक्तों को खिलाता है, वो ढोंगी आदमी, मैं तो उसमें नहीं जाऊंगा। तो जानते हैं भीड़ क्या कहेगी? अब हिंदू नहीं है, अब हिंदू विरोधी हैं, अब सनातन धर्म विरोधी हैं। और उस डर से 1.5 लाख आदमी पहुंच गया जब 1500 आदमियों की व्यवस्था थी। केवल इतना डर इन्होंने बिठा दिया है कि अगर इनकी भीड़ की खिलाफत आप करोगे तो ये आपको गाली देंगे और आपको अपमानित करेंगे, जो इन्होंने गुजरात के अंदर किया है। देखिए यही है डर जो आज के तारीख में हर हिंदुस्तानी के दिमाग में यह डर होना चाहिए। किसी धर्म और जाति का आदमी हो उसके दिमाग में यह डर होना चाहिए कि हम कैसा हिंसक समाज बना रहे हैं और इस हिंसक समाज की परिणति क्या होगी। आप सोचिए, आपने गुजरात में कर लिया क्योंकि गुजरात में आपकी सरकार है, तमिलनाडु में तो आपकी सरकार नहीं है, बंगाल में तो आपकी सरकार नहीं है, कर्नाटका में आपकी सरकार तो नहीं है, तेलंगाना में तो आपकी सरकार नहीं है। हिंदुस्तान को आप एक प्रकार से विनाश के रास्ते पे ले जा रहे हो। ये वो देश है जिस देश के अंदर हमेशा पूरे विश्व को हमने रास्ता दिखाया प्यार मोहब्बत का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पंचशील का सिद्धांत दिया था, जब पूरा विश्व जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था, गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, या तो रूस लॉबी थी या अमेरिका लॉबी थी, इंडिया ने एक तीसरा रास्ता दिया था, शांति का रास्ता दिया था, और पूरे विश्व हमारी इज्जत की थी। आज उस रास्ते से हटके पूरे विश्व में हमारी क्या छवि दे रहे हो? एक शब्द, मूर्ख शब्द मोदी जी ने अपने भाषण में 32 बार बोला है, और मूर्ख शब्द जो है वो असंसदीय है। देश के प्रधानमंत्री असंसदीय शब्द का उपयोग कर रहे हैं और सभापति उनको नहीं टोक रहे हैं। अब आप बताइए, ये बच्चों के एक तरफ जब नीट के बच्चे और यूजीसी नेट के बच्चे और यूजीसी बाकी पीजी नेट के बच्चे जो है मानसिक रूप से परेशान है, बच्चे परेशान है, ये बाल बुद्धि पर कटाक्ष कर रहे हैं। अरे मोदी जी, अरे अमित शाह जी, अरे राहुल गांधी जी, अरे खड़गे जी, अखिल स्वामी जी, ये बच्चे आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। बच्चों की बुद्धियों का मजाक मत उड़ाओ। तुमने बच्चों की बुद्धि, अपने देश की अगली संतति, निधि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, मैं मानता हूं। मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है और मेरे बच्चों से ज्यादा मेरी पोती है, ये मैं मानता हूं। जो नई नई पीढ़ी आती जा रही है वो इंप्रूव्ड वैरायटी है, वो ब्रीड इंप्रूव्ड है, ये मैं मानता हूं। और उस बच्चों का मजाक मोदी जी उड़ा रहे हैं बाल बुद्धि के उससे। अरे मोदी जी एक एग्जाम में बैठ जाइए, चलिए आप एक मैथमेटिक्स का 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा एक 5वीं क्लास के बच्चे के साथ बैठ जाइए, उसे याद होंगे, आपको नहीं याद होंगे। तो बच्चों के मजाक जिस प्रकार से उन्होंने हमारे देश की युवा पीढ़ी का उड़ाया है, जबकि युवा पीढ़ी जो है वो बेरोजगारी से परेशान है, और जिस प्रकार से उन्होंने असंसदीय शब्द को 32 बार बोला है। अरे भैया अपने बारे में बताओ, तुमने 10 साल में क्या किया? जो राहुल गांधी ने पूछा, बता रहे हो नेहरू ने ऐसा किया, इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, ढिकाने ने ऐसा किया। अरे महाराज तुम एग्जाम में बैठे हो, अपनी कॉपी चेक कराओ, दूसरों के दादा और नाना की कॉपी मत चेक कराओ। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और आपने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, तो आपने देखा होगा पिछली बार जब संसद शुरू हुई थी, संसद का सत्र हुआ था पिछले कार्यकाल में, तो कई ऐसे शब्द थे जिसको असंसदीय घोषित कर दिया था। और उस समय पर भी खूब ज्यादा इसको लेकर हंगामा हुआ था, चाहे मनोज झा हो, चाहे विपक्ष के जितने भी सांसद हो, सभी ने इन शब्दों को लेकर कहा था कि अगर सारे ही शब्द असंसदीय हो जाएंगे तो फिर हम बोलेंगे क्या। और अब वही सारे शब्दों का प्रयोग मोदी जी कर रहे हैं, तो फिर वो सारे शब्द संसदीय हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, स्पीकर महोदय ने न तो टोका ना उसको एक्सपंज किया। भाई देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, कानून राहुल गांधी के लिए भी बराबर है और मोदी जी के लिए भी बराबर है। अगर असंसदीय शब्द हैं तो इसे टोका जाना चाहिए था। अगर आपने नहीं टोका, इसका माने आप पक्षपाती हैं। और मेरा यह स्पष्ट रूप से कहना है कि ओम बिरला एक अच्छे सभापति नहीं है, एक खराब स्पीकर हैं, और जो उनसे अपेक्षा की जाती है, पंच परमेश्वर की कुर्सी में बैठे हैं, वो उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई जैसे चाइना से आयात जो चीजें होती हैं ना, वो थोड़ा टिकाऊ नहीं होती हैं, उसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। तो अच्छा स्पीकर होना चाहिए, निष्पक्ष स्पीकर होना चाहिए, जो दोनों पक्षों से एक ही प्रकार से व्यवहार करे। इस प्रकार को कोई व्यक्ति वहां पे सभापति में और स्पीकर पद पे बैठा होना चाहिए,
चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। मैं असम्मान किसी का नहीं कर रहा हूं, लेकिन असंवैधानिक, देखिए राहुल गांधी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, स्पीकर भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मोदी जी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी का आप अपमान करेंगे तो फिर लिमिट टूटेंगी। हम नहीं चाहते कि लिमिट टूटे, मर्यादाएं कायम रहे। हम चाहते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हम समर्थक हैं, उनके हम अनुयायी हैं, तो हम मर्यादा नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन मर्यादा को आप भी मत तोड़िए। गुजरात के अंदर आपने जो किया है, अगर इसका रिपरकशन दूसरे स्टेट में होगा तो क्या होगा? हम चाहते हैं शांति स्थापित हो, हिंसा न हो, क्योंकि हिंसा करने वाला हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को तोड़ने वाला हिंदुस्तानी नहीं है, ना वो हिंदू है ना हिंदुस्तानी है। तो ये जितने लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिन्होंने वहां पे अटैक किया है, इनको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, वरना देश के अंदर ये लोग अराजकता की तरफ देश को ले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, और आपने ओम बिरला की बात की और मैं उन्हीं की बात करना चाहूंगी। कल आखिर इतना क्यों डांट लगा रहे थे वो नेता प्रतिपक्ष को? परसों तो थोड़ा शांत थे और कल इतना ज्यादा गुस्सा निकाल रहे थे। क्या आपको लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर कोई प्रेशर आ गया? परसों जिस तरह से राहुल गांधी ने भाषण दिया, हालांकि वो टोका टाकी कर रहे थे, लोग भी उधर टोका टाकी कर रहे थे, लेकिन बोल नहीं रहे थे। तो मैं एक बार उनका बयान जो है वो सुनवाना चाहूंगी, कल जिस तरह से उन्होंने डांट लगाई विपक्षी सांसदों को। नो, के नेता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो, माननीय नेता जो बोल रहे हो जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका, और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। नो, गलत तरीका है। नो। तो सर, ये ओम बिरला का कल का वीडियो है और कल इतना ज्यादा वो खफा हो गए थे विपक्षी सांसदों के ऊपर, और इसके बाद जिस तरह से उन्होंने डांट फटकार लगाई, इसके बाद लगातार इस बात का वीडियो जो है कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा कि इतना ज्यादा गुस्सा तो ओम बिरला को कभी होते हुए नहीं देखा गया, कि सिर्फ पीएम मोदी को टोका गया उनके भाषण के बीच में। तो इस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं और इस तरह से विपक्षी सांसदों को डांट लगा रहे हैं। अच्छा निधि, एक बात ये बताइए, जो हाथरस के अंदर कल घटना घटी है, जैसे ही मोदी जी ने बोलना शुरू किया है, उसी के आसपास थोड़ा आगे पीछे हाथरस के अंदर स्टैम्पीड हुआ है, और इतने सारे लोग, निर्दोष लोग, गरीब घर के लोग, धर्मांध लोग, जिन्हें यह नहीं समझ में आता है कि ये जो ढोंगी घूम रहे हैं सन्यासी बन के और संत बन के, ये उनके जान को लील रहे हैं। और मैंने देखा, उसके दृश्य देखे, औरतें जो है खंबे पे ऊपर चढ़ी हुई हैं, इतनी धर्मांधता। अरे धर्म जो है आपको सही रास्ता दिखाता है, मूर्खता नहीं दिखाता है। जिस आदमी पे 7-7, 8-8 केसेस लगे हुए हैं, वो अपने को साधु कह रहा है, वो अपने को महात्मा कह रहा है। एक वो थे आसाराम जी, जेल में हैं, उनके साथ भी एक देश के प्रधानमंत्री नाच कर रहे थे। एक राम रहीम थे, जेल के अंदर है, पैरोल पे आते रहते, उनके साथ भी बड़े बड़े मंत्री जो है नाच करते हैं। तो असली मुद्दा यह है स्पीकर महोदय, जिस प्रकार से पुलवामा के अंदर जब अटैक हुआ था और मेरे वीर जवानों की शहादत हुई थी, एक व्यक्ति फिल्म शूटिंग करा रहा था और एक शब्द नहीं बोला था उसने पुलवामा पे। अगर मैं होता मोदी जी की जगह निधि, तुरंत अपने भाषण को रोकता और कहता कि मेरे देशवासियों, बड़ा दुखद मुझे सूचना मिली है, वहां स्टैम्पीड हुआ है, गरीब घर की महिलाओं की मृत्यु हुई है, पुरुषों की मृत्यु हुई है, बच्चों की मृत्यु हुई है। मैं अपना भाषण रोकता हूं, 2 मिनट का मौन करेंगे, उनको अपनी श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा। लेकिन अपना भाषण देते रहे, उन्होंने हाथरस के बारे में कुछ नहीं कहा, अब बाद में जाके कहा। ये होती है संवेदनाएं। अरे जब आपके देश के परिवारों में रुदन है, जब उनके यहां घर के अंदर इतना घर उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उस समय आप जो है राजनीतिक बातें और मूर्ख कह के और बाल चेष्टाएं कह के लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। अरे उस समय तो आपका पूरा ध्यान होना चाहिए था संवेदनाओं पे। वही पुलवामा में हुआ था और कल वही चीज हाथरस के अंदर जब घटना घटी है, उस समय दोबारा हमने देखी, जो बिल्कुल शोचनीय है। और देश के प्रधानमंत्री, हम सब उनका सम्मान करते हैं, उनको इस प्रकार से संवेदनहीन नहीं होना चाहिए।
लेकिन सर इस घटना में आपने देखा होगा कि सेवादारों पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन बाबा पर एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, जबकि उनके बयान की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने मतलब अपने भक्तों से कहा कि मेरे चरणों की जो धूल है वो लेकर जाना, और उसी धूल को लेने के लिए पंडाल में लोग इतनी तेजी से दौड़े, कोई कहीं पर गिर रहा था, कोई कहीं पर गिर रहा था, और उन्होंने कहा था कि मेरी चरणों की जो धूल है वो मत्थे पर लगाना, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस तरह के ढोंगी बाबाओं पर एक्शन क्यों नहीं सर? उनकी सेवादारों की पर एक्शन हो रहा है, वहां के जो डीएम है, एसडीएम है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन उन पर एक्शन कोई नहीं, ना तो उन पर एफआईआर की गई है। भाई अगर उनकी चरण धूली इतनी पवित्र है तो अपनी धूली को वो मटकों में मंच के किनारे चारों तरफ रखवा देते, पंडाल में चारों तरफ रखवा देते। अरे उसके लिए सबको बुलाने की अपने, अब उनके पैर में इतनी धूल है क्या कि वहां पे 1.5 लाख आदमी उनकी धूल निकाल लेंगे? थोड़ी अकल की बात, साइंटिफिक बात। 21वीं शताब्दी में हम बैठे हैं, और अगर इतने पाखंडी नहीं हैं और इतने भगवान के रूप हैं ये, अरे तो गरीबी दूर कर दो ना देश के अंदर, महंगाई कम कर दो, बच्चों को बेरोजगारी से दूर कर दो, लोगों को कुछ तो जीवन का स्तर अपना सुधारने दो। आप जाइए निधि, लखनऊ के अंदर आप जाइए, नालों के किनारे, सीवर के नालों के किनारे लोग मकान बना के रह रहे हैं। आप जाइए वहां पे हजरतगंज के पास मैं रहता था, पता नहीं क्या स्थिति है, वो नाला था हमारे इधर विधानसभा के पीछे, और उसमें चारों तरफ झुग्गियां बनी हुई थी। अरे जीवन स्तर सुधार दो लोगों का। खुद तो तुम बड़े बड़े आश्रम बना लेते हो, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हो, लोगों के धर्म के अफीम पिलाकर लोगों का शोषण करते हो। देखिए मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं बिल्कुल सनातन पे पूरा विश्वास रखता हूं, पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, नहाता हूं, धोता हूं, भगवान ने जो सिखाया है शांति का, और बिल्कुल आपस में संभाव और सद्भाव की बात करता हूं, और हिंसक बातें नहीं करता हूं। लेकिन ये ढोंगी लोगों को हिंदुत्व के नाम पे अगर बढ़ाया जाएगा, या इस्लाम के नाम पे बढ़ाया जाएगा, या सिखिज्म के नाम पे बढ़ाया जाएगा, तो देश का दुर्भाग्य होगा। देश को 21वीं शताब्दी में ले जाना है, देश को उन्नति की तरफ ले जाना है, और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य इस देश के युवाओं को नौकरी दिलाना है, महंगाई कम करनी है, देश के लोगों को हंगर इंडेक्स में बेटर पोजीशन पे लाना है, और देश के अंदर जो ये विसंगति पैदा हो गई है, इनकम डिस्पैरिटी पैदा हो गई है, इसको कम करना है। ये जो पाखंड लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, अनकंट्रोल्ड पाखंड कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का धूर्त आदमी अगर इस प्रकार से एक स्टैंपीड करा सकता है, कल कहेंगे कि साहब वो दाऊद इब्राहिम ने आके करा दिया, हम क्या करते, वो तो दाऊद इब्राहिम की गलती है। अरे दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों ने करा कैसे दिया आयोजन? तुम्हारा प्रशासन क्या कहता है, तुम्हारी एलआईयू यूनिट क्या कहती है, तुम्हारा पुलिस क्या करती है, और किस प्रकार के, फिर उसके लिए नेहरू को दोष देंगे, टीपू सुल्तान हैदर अली को दोष देंगे। अरे तुम 10 साल से सत्ता में बैठा हो, तुम्हारी जवाबदेही है। तुम बताओ मेरे 121 लोग क्यों मरे, मुझे बताओ पुलवामा के अंदर लोग कैसे मरे, वहां पे आरडीएक्स कैसे आया, तुम जवाब दो। तुम ये 40-50 साल पुरानी बातें करके लोगों को बहकाओ मत। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। और कल जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे, तो अपने भाषण पर, जैसा कि आपने कल ही अनुमान लगा लिया था मोदी जी के भाषण से पहले ही, क्या वो नीट पर बोले, क्या वो मणिपुर पर बोले, क्या वो बेरोजगारी पर बोले, किसी भी चीज पर उन्होंने बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने विपक्ष का मजाक उड़ाया और तमाम चीजें कहीं, अपनी गाथाएं पढ़ी, और इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ईश्वर दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं, तमाम तरह की बातें करते हैं। हालांकि वही किस तरह सबका प्रदर्शन करते हैं ये सब अच्छे से जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लगता है कि इस तरह का भाषण पीएम मोदी का होना चाहिए था? देखिए बिल्कुल सही बात है, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे भैया मणिपुर का विकास दिखा दो ना। मणिपुर के सांसद 2 मिनट बोलना चाहते थे, मोदी जी ने उनका मखौल उड़ाया उस सांसद का, और कहा अपनी पार्टी से कहिए आपको टाइम दे। अरे सदाशयता होती है, सदाशयता ये होती है, अगर मैं होता मोदी जी की जगह, स्पीकर की जगह, मैं कहता इस समय मणिपुर इज ब्लीडिंग। मणिपुर के सांसद जो अभी अभी जीत के आए हैं, जो वहां के लोगों का दर्द बताना चाहते हैं देश की जनता को, उन्हें 2 मिनट मैं अपनी तरफ से देता कि मैं दे रहा हूं, 5 मिनट आप बोलिए। और ये तो सर मणिपुर परसों को ही आप हुआ था अपना नहीं सर, समझते। जब राहुल गांधी बोल रहे थे
तब तो नेता जो सदन है वो भी बीच में खड़े हो गए, पीएम मोदी बीच में खड़े हो गए, उनके कई सांसद बीच में खड़े होकर बोल रहे थे और उस समय तो विपक्ष जो स्पीकर थे उनको कोई आपत्ति नहीं थी। तो फिर मणिपुर के सांसद को तो बोलने का मौका देना ही चाहिए था। वही मुश्किल है। देखिए असल में ये इतने, अब क्या कहूं मैं, शब्द कहूंगा पार्लियामेंट्री हो जाएगा, इतने मूर्ख लोग हैं। ये सब के सब सीमावर्ती इलाके हैं। यही व्यथा पंजाब के सांसद ने बताई कि भाई मेरे प्रदेश के लोगों को आप दिल्ली नहीं जाने देते, उनको रास्ते में बिठा रखा है आपने, उन पे गोली चलाते हो। यही भावना जितने सीमावर्ती इलाके हैं, केरला के अंदर यही हो रहा है, तेलंगाना के अंदर यही हो रहा है, मणिपुर के अंदर यही हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यही हो रहा है, पंजाब के अंदर यही हो रहा है। जितने सीमावर्ती इलाके हैं जहां पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन्हें अपने से जोड़ने की आवश्यकता है, उन्हीं को अलग करते चले जा रहे हैं। तो ये असल में मणिपुर की बात जो है, और ये बिल्कुल सही बात है। मणिपुर में आपने क्यों नहीं बोला? आपको क्या मणिपुर की चिंता? मैं नहीं गया मणिपुर, आज तक नहीं गया, मुझे मणिपुर के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों का इतना सम्मान इसलिए करता हूं। सीमावर्ती इलाके में हैं, चीन की सीमा पे हैं, उसके बावजूद मैंने, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स थे जो मणिपुर के और अरुणाचल और असम के थे, इतने प्यारे लोग हैं और इतने देशभक्त लोग हैं, उन्हें अपने देश से एलिनेट क्यों कर रहे हैं आप? पहले तो धर्मों के आधार पर आपने एलिनेट किया, मुसलमानों को अलग करो, सिखों को खालिस्तानी कहो, क्रिश्चियनों को अलग करो, अब जो है पूरे स्टेटी को अलग करने के चक्कर में पड़ गए, कुकी को अलग करो, फिर अब मैतीज ने भी आपका साथ छोड़ दिया, मैतीज ने भी कांग्रेस के सांसद को जिता दिया, तो मैतीज भी आपके नहीं रहे, कुकी। तो ये राहुल गांधी ने जो बात कही कि गुजरात में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, गुजरात वासी बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उन्हें गांधी चाहिए या गोडसे चाहिए, उन्हें प्यार मोहब्बत चाहिए या उन्हें आपसी लड़ाई झगड़ा चाहिए। और ये मैं विशेष अपील उन लोगों से कहता हूं जो शांति प्रिय लोग हैं, जो गुंडे मवाली हैं, मैं तो देखिए उनसे अपील करूंगा नहीं, जो मनाए करें, वो तो अपने मन की करेंगे, उन्हें तो दलाली करनी है, उन्हें तो पैसा कमाना है। जो देशभक्त लोग हैं, जिन्हें देश के भविष्य की चिंता है, वो अपने देश को गांधी का देश बनाएंगे या गोडसे का देश बनाएंगे, अपने अंतर मन को टटोल कर इस बात का जवाब दे दें। बिल्कुल ठीक बात है सर। और कल पूरा टाइम बीत गया सर, और संसद टीवी ने एक भी बार विपक्ष को दिखाया ही नहीं। जितनी देर पीएम मोदी बोल रहे थे, या तो वो बोल रहे थे या तो उनकी तरफ ओम बिरला जी मुस्कुराते हुए देखे जा रहे थे, जितना कि मतलब पूरे सत्र में आपने नहीं देखा होगा कि ओम बिरला जी इतना मुस्कुराए हों। और हमारे न्यूज रूम में भी इसको लेकर चर्चा होने लगी कि, और संसद टीवी ने एक भी बार विपक्ष को नहीं दिखाया, 3 बार बिरला जी दिखाए गए। संसद टीवी ने, आपको नहीं लगता कि ये तो गोदी मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया है? टीवी प्रोडक्शन को जो है घटिया कहा जाता था, और यहाँ पर संसद टीवी का यही रोल हो रहा है। नहीं, क्या आप संसद टीवी को गोदी मीडिया की लिस्ट में शामिल नहीं रखती थी? क्या आपकी गलती है, आप नहीं रखती थी? भाई देखिए, यही है आत्ममुग्धता मोदी जी की। अच्छा, ये बात नहीं समझते हैं कि ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स, और यही हुआ 2024 के चुनाव में। अरे हर जगह अपनी फोटो दिखाओगे, लोगों में विरक्ति पैदा हो गई। अच्छा निधि जी, एक चीज खुद बताइए आप, जब राहुल गांधी बोल रहे थे, कितने लोग उस समय राहुल गांधी की स्पीच को सुन रहे थे? और जब मोदी जी बोल रहे थे, कितने लोग मोदी जी की स्पीच को सुन रहे थे? मैंने तुलना की, राहुल गांधी के समय में हजारों की संख्या थी, लाखों की संख्या थी, और मोदी जी के समय 350-400 लोग सुन रहे थे। यह है, लोग अब इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया है, इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया है, हर जगह मेरा चेहरा, पोस्टर में मेरा चेहरा, फोटो में मेरा चेहरा। अच्छा, जहां जहां इनॉग्रेशन हो रहा है वो चीज धराशायी हो रही है, वो टूट रही है। अब तो मजाक बन गया है। अब तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि कहीं अगर किसी चीज को डिस्ट्रैक्ट कराना हो तो वहां जाके इनॉग्रेशन करा दो, वो अपने आप टूट जाएगा। अरे मतलब जिधर देखो, अभी एक और यूपी से खबर आई है, आप तो लखनऊ में बैठी हैं, यूपी पीएससी जुडिशरी में पेपर में बदमाशी हुई है, 50 पेपर बदल दिए गए हैं। इसका माने हमें अभी केवल फर्जी डॉक्टर नहीं मिलने वाले, हमें फर्जी इंजीनियर्स नहीं मिलने वाले हैं, फर्जी जजेस भी मिलने वाले हैं। और यही फर्जी जजेस फिर आके हेमंत सोरेन को जेल भेजेंगे और अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे, क्योंकि उनमें कोई काबिलियत तो होगी नहीं, जजों के कोई गुण तो होंगे नहीं,
पैसे से पेपर खरीद के वो जज बने हुए हैं। 50 पेपर चेंज किए गए हैं। जुडिशरी के सर्विसेज के एग्जाम में ये हो रहा है। इसका माने हर एग्जाम बेचा जा रहा है और गरीब और मध्यम वर्ग और पीडीए के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल सर। और हाथरस कांड पर अखिलेश यादव का बयान जो है वो सामने आया है। मैं एक बार बयान सुनवाना चाहूंगी, किस तरह से वो इस घटना की निंदा कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, बयान सुनिए। ये जो हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया ये बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही का नतीजा है, और जाहिर तौर पर यही हमने देखा है। तमाम हादसे हुए हैं, तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव ने यही जवाब दिया है। अखिल स्वामी सर, क्या आप कहेंगे राहुल, ये जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है उनके बयान पर? देखिए, एक चीज होती है निधि, जो अखिलेश जी ने कहा, उन्होंने कहा नेग्लिजियंस है ये नेग्लिजियंस ही केवल नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजियंस है, क्रिमिनल नेग्लिजियंस। आप ये बताइए, एक बंबई में एक स्टार की मृत्यु हो गई थी, अब आत्महत्या की थी या मर्डर हुआ था, उसमें रोज दिन भर उसी पे डिस्कशन हुआ करता था, और इसको वो कर लो, इसको ब्लैकमेल कर लो, उसको एक्सपोज कर दो, फलाने को कर दो। यहां 121 गरीब घर के लोग मरे हैं। ऐसे ही बेरोजगारी है, ऐसे ही लोगों को परेशानी है, घर उजड़ गए हैं। और एक बताइए एक बात, ये कौन से संत हैं, कहां के संत हैं? मैं तो चैलेंज करता हूं, एक शुद्ध सनातनी होने के बावजूद चैलेंज करता हूं, ये जितने पाखंडी लोग हैं जो अपने को साधु और महात्मा और फकीर और पीर और फलाने, मेरे पास भगवान की पावर्स हैं। अरे मोदी जी ने कहा था ना, मैं अवतरित हुआ हूं, मुझे भगवान ने भेजा है। अरे महाराज, अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है तो देश में हर आदमी को 15,000 रुपए महीना दे क्यों नहीं देते? एमएसपी की गारंटी दे क्यों नहीं देते? देश के अंदर जो दलितों और आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको रोक क्यों नहीं देते? तुम तो ईश्वर का अवतार हो। देखिए, शंकराचार्य निशलानंद जी के पास एक व्यक्ति गया, उसने जाके कहा साहब मुझे ये सफेद दाग हो गए हैं, महाराज आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मुझे ठीक कर दीजिए। उन्होंने कहा देखो, मैं हूं शास्त्र और वेदों का ज्ञाता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं तुम्हें शास्त्र और वेद बता सकता हूं, जाओ डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराओ। ये होते हैं शुद्ध सन्यासी, ये होते हैं शुद्ध संत, जो अपने पैर की मिट्टी लोगों को खिलाएं। भगवान श्री राम ने कहा था क्या ऐसा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, क्योंकि वो असली महापुरुष थे। महात्मा गांधी ने कहा था क्या? ऐसे ऐसे धूर्त जिन पे साथ साथ क्रिमिनल केस चल रहे हैं और प्रशासन को कोई खबर नहीं है, उनको परमिशन दे रहे हैं और गरीब लोगों को मरवा रहे हैं। तो ये तो मर्डर है, इट इज ए मर्डर, इट इज नॉट ए स्टैम्पीड, इट इज नॉट ए एक्सीडेंट, इट इज ए मर्डर, इट इज ए ओपन मर्डर। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और बिल्कुल ये ओपन मर्डर है। और इसी तरह की जो सारे बयान हैं, सारी बातें हैं, वो विपक्ष भी कह रहा है, और संसद में भी आज इसका मुद्दा उठाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस तरह की जो सभाएं हैं और सभाओं में जो इस तरह के हादसे हो जाते हैं उसको लेकर सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, हमने की लगातार जिस तरह से पीएम मोदी ने कल विपक्ष को घेरा और विपक्ष का एक तरह से मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया, उस पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर जवाब दिया। इसके बाद आज कांग्रेस कार्यालय पर हमला हुआ,
वो भी काफी हिंसक, इसकी भी खूब निंदा की जा रही है। तमाम चीजों पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी।